संस्कृति के इस पवित्र संगम में तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। सोल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना को बताया विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, साथ ही दिया जन से जगत का नारा। प्रधानमंत्री मोदी को बताया बड़ा भाई। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग साझा कर रहे हैं प्रेरक जीवन गाथाएं। एक्शन में दिल्ली की रेखा सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाने का बड़ा फैसला। डिप्यूटेशन पर भेजे गए अधिकारी लौटेंगे वापस। पीडब्ल्यूडी और जल अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक। 71 साल बाद दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे औपचारिक शुभारंभ। ग्रंथ दिंडी की परंपरा के साथ सम्मेलन की शुरुआत। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोग आए गरीबी रेखा से ऊपर। विधान सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा महाकुंभ का आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था में करने वाला है 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशु शेरिंग तोब्गे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक जगत, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरक जीवन गाथाएं साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना अहम है। यह आत्मा की अनुभूति कराता है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है। और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। नेतृत्व को सिर्फ पावर तक सीमित करने के चलन को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब नेतृत्व की भूमिका वही निभा सकता है जिसके पास नवोन्मेष और प्रभाव की क्षमता। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे।
2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण के उद्घाटन अवसर पर भूटान के पीएम दाशु शेरिंग तोब्गे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई भारत की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने इसे असाधारण अवसर बताया और कहा कि वे पीएम मोदी में एक बड़े भाई की छवि देखते हैं। यह आदर्शवान मौका है, वह इसलिए कि विश्व के महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। Your Excellency, Prime Minister, my mentor, every time I meet you, I am inspired to work even harder as a public servant. और खबरों में आगे बात होगी। हाल ही में यह खुलासा हुआ कि भारत में वोटर टर्न आउट प्रभावित करने के लिए विदेश से फंडिंग की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर कहा था कि अमेरिका की पूर्व सरकार भारत में सत्ता परिवर्तन चाहती थी। दरअसल ट्रंप सरकार ने अमेरिका द्वारा दी जा रही कई देशों को विदेशी सहायता को हाल ही में निरस्त कर दिया है। भारत में सत्ताधारी दल बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि विदेशों में बैठे कुछ ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगी है। अब हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठाया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। भारत में वोटर टर्नआउट प्रभावित करने के लिए विदेश से फंडिंग की बात सामने आई है, जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बातें सामने रखी हैं और उसी पर आधारित अखबार में जो तमाम चीजें प्रकाशित हुई हैं, वो भी कई तरह के बड़े सवाल खड़े करती हैं। आइए रुख करेंगे दिल्ली की राजनीति का। दिल्ली में बीजेपी सरकार का सत्ता में वापसी करते ही पूर्व के सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त कोटर्मिस स्टाफ से अवधि नियुक्ति की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। कुछ दिन पहले ही सभी विभागों में पूर्व सरकार की ओर से नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए थे। उन्हीं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। उधर दिल्ली में आयुष्मान योजना की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एजेंडे में भी है खराब सड़कें और पानी। आज सीएम 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी और पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करने की उनकी प्लानिंग है। प्रवेश वर्मा इन दोनों विभागों के मंत्री बनाए गए हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप और कांग्रेस के नेताओं के आरोपों का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस ने राज किया और 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया है। इन लोगों ने क्या किया है, इसको लेकर दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए।
आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह लोगों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास के बाहर उन्हें बधाई देने के लिए एकत्रित हुए थे। इस अवसर पर गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों पर बात की। साथ ही आज के एजेंडे के बारे में भी रेखा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने PWD के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। तो दिल्ली सरकार का दूसरा दिन, कई बड़े फैसले लेने जा रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उसी पर और बात करेंगे हमारे साथी संवाददाता धीरज कुमार और दिल्ली सचिवालय से जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 1 बजे की बैठक है सचिवालय में। कल कुछ बड़े फैसले लिए गए पहले कैबिनेट में और आज जो लगातार कहा जा रहा है कि PWD और जल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, क्या कुछ तय होने जा रहा है दिल्ली सचिवालय में? ये बैठक कब शुरू होने जा रही है? किन बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से कल दिल्ली सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट के अंदर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसके अंदर एक आयुष्मान भारत योजना वो भी टॉपअप के साथ दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया। इसके अलावा 14 कैग की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखने की बात का जो है वो निर्णय लिया गया। और आज अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं उनको कार्यभार संभाले हुए, उसके अंदर आज देख सकते हैं अभी करीब 2 बजे के आसपास उन्होंने एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया है, PWD के अधिकारियों को बुलाया गया है और खास तौर पर इसमें जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जगहों पर सड़कों में गड्ढे हैं और कई जगह पे तो ऐसा है कि गड्ढे में ही सड़क है, तो उन पर ध्यान देते हुए जो रेखा गुप्ता हैं वो इस पर मीटिंग ले रही हैं। और उनका ये कहना है कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर कोई गड्ढा उनको नहीं दिखना चाहिए, यानी कि दिल्ली की जनता को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही हैं और किस तरह से वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, आप देख ही सकती हैं। ठीक है गिरीश, 2 बजे ये बैठक होने जा रही है। धीरज हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, 2 बड़ी बातें। पहला फैसला जो था वो कैबिनेट में आयुष्मान योजना को लेकर था। गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश, पहला फैसला आयुष्मान योजना को लेकर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों का निजी स्टाफ था उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया है। तो 2 मोड में देखा जाए तो दिल्ली सरकार काम कर रही है। एक तरफ जो वादे पूरे किए गए थे, एक तरफ व्यवस्था और प्रशासन में तमाम वो चीज़ें जो आम आदमी पार्टी ने जारी रखी थी उनको भी खत्म करने का सिलसिला एक तरह से शुरू हो रहा है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूँगा जो दिल्ली भाजपा की ये सरकार है रेखा जी के नेतृत्व में इस समय चल रही है और सबसे पहले इन्होंने सफाई का काम भी चालू कर दिया है, यानी कि सफाई, ऐसी सफाई जिसे बड़ी बड़ी बातें जो अरविंद केजरीवाल हैं वो करते थे, लेकिन बैकडोर से नॉन ऑफिशियल स्टाफ की काफ़ी उन्होंने भर्ती की हुई थी और अपने हिसाब से उनको वो कहीं ना कहीं फीस देते थे। किसी को 80,000 देते थे, किसी को 1,20,000 रुपये देते थे, लेकिन उनका भी वो समय समाप्त हो गया है। कल 20 फरवरी के साथ ही उनकी सेवाएं भी, जो नॉन ऑफिशियल टीम थी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। अब नई टीम की भर्ती होगी, नए तरीके से काम होगा, पूरी तरह से स्वच्छता होगी, पूरी तरह से पारदर्शिता दिल्ली भाजपा की सरकार के अंदर देखने को मिलेगी। जी
गिरीश, पहली कैबिनेट में जहां एक तरफ आयुष्मान योजना को मंजूरी देने पर एक तरह से बैठक ने निर्णय लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब विपक्षी पार्टी के तौर पर है और हमले उसके भी तेज हो गए हैं पहली बैठक के साथ ही। आतिशी का कहना है कि कहाँ गया महिला सम्मान का 2500 रुपए को लेकर निर्णय लेना था पहली कैबिनेट में, वादा ये था। देखिए, जो 2500 रुपए की बात है, क्योंकि जो भाजपा कहती है वो करती है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है तो वो वादा उसको निभाएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले तय किया जाएगा कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये धनराशि जाएगी। पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होगी, पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद जो है ये इस पर बातचीत होगी कि कब से उसको लागू किया जाना है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कल न केवल 2 महत्वपूर्ण विषयों पर जो है निर्णय लिया गया दिल्ली कैबिनेट के अंदर, बल्कि जो महिला समृद्धि योजना है उस पर भी दिल्ली कैबिनेट ने इस पर चर्चा की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि कब दिल्ली की जो महिलाएं हैं जिनको लिए संकल्प लिया गया है कि 2500 रुपए दिया जाएगा, वो कब तक लागू होगा। लेकिन शीघ्र ही ये हो जाएगा। हालांकि जो आतिशी हैं वो तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। हालांकि जो रेखा गुप्ता है उन्होंने साफ कर दिया है कि ये हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, हमें इसे चलाना है, हमें कैसे किस तरह निर्णय लेने हैं वो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे से जानती हैं कि दिल्ली की जनता की सेवा उन्हें कैसे करनी है। जी गिरीश, 2 बड़े फैसले प्रशासन और व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, जहां एक तरफ निजी स्टाफ का सेवाओं को समाप्त किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ डिप्यूटेशन पे जो अधिकारी थे उन्हें वापस लिया जाएगा। तो ये किस तरह से अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, कैसे देखते हैं वो इसे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जैसे निजी स्टाफ को हटाया गया है, जो पूरी तरह जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं कल। लेकिन काफ़ी ऐसे अधिकारी थे जो केजरीवाल सरकार के अंदर बहुत प्रेशर में अपना काम कर रहे थे, तो उनको जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी तो अपना उनको डेपुटेशन पे इधर उधर जाना पड़ा। अब जो अधिकारी हैं जो दाएं बाएं विभागों में गए हुए थे, अलग अलग मंत्रालयों में गए हुए थे, अब वो उनके अंदर खुशी की लहर है, वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये सरकार जो है प्रेशर नहीं देती, प्रेशर देती है तो केवल काम का, और काम करने के लिए अधिकारी तैयार हैं। लेकिन वो अधिकारी जिन्हें डेपुटेशन पे जाना पड़ा था वो वापस अपने दिल्ली सरकार में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। एक ये अच्छी उनके लिए खबर है, क्योंकि अब वो अच्छे से काम भी कर पाएंगे, प्रेशर भी ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो दिल्ली की जनता की सेवा करने का भाजपा ने वादा किया है उसे पूरा करने में अपनी सहायता भी प्रदान करेंगे। गिरीश, दिल्ली सरकार एक तरह से आम आदमी पार्टी की 13 साल की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर बड़ा हमला किया है, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, व्यवस्था हो। ऐसे में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार और यूं कहें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। मतलब ये ताज सिर्फ फूलों का नहीं है, ये कांटों का ताज के तौर पे देखा जाए, क्योंकि अब जनता में उन तमाम वादों को पूरा करने का समय है। तो जनता में सब्र बहुत नहीं होता, वो चाहेंगे कि तेजी से बहुत सारे काम पर उन्हें रिजल्ट दिखाई दे, जिसमें यमुना को लेकर सफाई के काम पर आरती के साथ तमाम चीजें शुरू की जा चुकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता किस तरह से नए फैसले लेती हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां इस समय चरित्र बन गया है, ये बेहद ही चिंताजनक है। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है मैं उसको आपके समक्ष रख दूंगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएसएड की जो फंडिंग है ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने ये बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये
भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। It is worrisome that leader of opposition, the party in opposition, the Congress party and Rahul Gandhi, who have taken oath under the constitution to preserve the integrity and sovereignty of our country, are indulging in anti-India activities and activating and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country. बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं और अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे और दूंगा। तीसरी बात, जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले लगभग अब 11 साल होने आए हैं, यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई यह समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। They are not only after Shri Narendra Modi ji, they want to destroy the democracy of our country, because India today, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, has become a global leader. And this is what Rahul Gandhi cannot tolerate and digest. Now, very importantly, जब श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का यह वक्तव्य आया, 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये दिए गए क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके मोदी जी को हटाना था। तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं, जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है
जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है, तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग $22 million फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड $21 million फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। $21 million, ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा? अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पे करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो $21 million है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल है, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं, और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है, वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए, जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे, अमेरिका गए, और इनका एजेंडा क्या होगा? पहला, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। तो इस
तस्वीर में इल्हान ओमर के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जब पूछा गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है तो राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, हम बार बार पूछते हैं और आज फिर मौका है, विदेशी ताकतों की बात चल रही है, ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ हैं, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरोस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। और ये सैम अंकल केवल तभी बोलते हैं जब राहुल गांधी इशारा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जॉर्ज सोरोस, इल्हान ओमर, उसके बाद चीन के साथ एमओयू, और फिर चीन अच्छा है, हमारा शत्रु नहीं है। ये कड़ी जुड़ती चली जा रही है। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी ये FDL-AP, ये फेडरेशन जो थी उसकी को चेयरपर्सन थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे। हमने पूछा ये बताइए, जब वो को चेयरपर्सन थी FDL-AP की, तब रेजोल्यूशन पास हो रहे थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करते हैं, भारत की अखंडता को मजबूत करते हैं, और सोनिया गांधी जी देश से गद्दारी करके एक ऐसी मीटिंग को चेयर करती हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और हमने यहीं से सवाल पूछे, मैडम कृपया करके जानकारी दे दीजिए, क्या आप उस संस्था की अभी भी को चेयरपर्सन हैं? क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। अब कश्मीर की अगर बात हो तो देखिए, क्यों मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के दुश्मन और देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। उसका जो डॉजियर था उसकी तस्वीर यहां है। किसका वक्तव्य था उस डॉजियर पे? आपको मालूम है? पहले पृष्ठ पे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का वक्तव्य भारत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो याद करिए, आज से कुछ साल पहले एक और अंकल हैं, अंकल मणिशंकर अय्यर, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि देखिए आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हराना है, राहुल भैया को लाना है, हमें आपकी आवश्यकता है। तो 3 बातें पाकिस्तान से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई। सबके तार कहां जाते हैं? गांधी परिवार, राहुल गांधी नकली गांधी, और सोनिया गांधी नकली गांधी। अब इसके साथ एक बात और तथ्य बता दें। अभी कुछ दिन पहले डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई, इनकी धर्मपत्नी के तार ISI से जुड़े हुए हैं, ये तथ्य सामने आए। बहुत ही जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने एक बात पूछी। हमने कहा गौरव गोगोई जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आप बाहर आइए, उत्तर दीजिए, क्या आपकी धर्मपत्नी के
तार आईएसआई से जुड़े हैं या कभी उन्होंने जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे एक बहुत वरिष्ठ उनके ऑफिसर थे, उनके साथ काम किया है। आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अगर मैं सारांश दूं आपको, क्यों कहा जा रहा है भारत के दुश्मनों के साथ कांग्रेस का हाथ? पहला जॉर्ज सोरेस अंकल, उसके बाद एमओयू कांग्रेस का पार्टी टू पार्टी, उसके बाद सैम पिट्रोडा का यह कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, फिर सोनिया गांधी का एफडीएल एपी का को चेयरपर्सन होना, उसके बाद गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के बारे में जो तथ्य सामने आए, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से मदद मांगना। ये कुछ तथ्य मैंने रखे और आपको अचंभा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। तो ये सारे प्रश्न जब पूछे गए तो राहुल गांधी ने आज तक एक भी उत्तर इस पे नहीं दिया और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, हम गद्दारों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर देंगे इन प्रश्नों का, क्योंकि ये उत्तर भारत की जनता आपसे मांग रही है। और इसके साथ ही बस मैं एक बात कह के और अंत करूंगा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत का लोकतंत्र ऐसा है जिसपे केवल भारतीयों को नहीं पूरे विश्व को गर्व है। लेकिन ये जो फंडिंग बाहर से कराई जा रही है, चिंताजनक एक और कारण की वजह से है। ये जो यूएसएड की फंडिंग आई, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल प्रोसेस को नष्ट करने के लिए आई। और ये तथ्य जब मैंने पढ़ा तो बहुत चिंता हुई। चिंता इसलिए हुई, 2004 से 2013 तक गवर्नमेंट को कितने फंड्स रिसीव हुए? 2115 मिलियन यूएस डॉलर्स। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। अब यूएस एड मोदी जी के समय में कितनी आई पिछले 10 साल में? आपको मालूम है? केवल 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। कहां 2115 मिलियन यूएस डॉलर, कहां 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। मालूम है क्यों? ये इसलिए है कि उनको पता है दैट नरेंद्र मोदी जी विल नॉट सेल भारत इंडियाज इंटरेस्ट टू अ फॉरेन पावर। भारत के हित में जो होगा वो किया जाएगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को पता है, भारतीयों को पता है। लेकिन कांग्रेस देश के संप्रभुता की भी दलाली कर सकती है, हित की भी दलाली कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर राहुल गांधी को देना चाहिए। और एक बात और इसमें जो सामने आई, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को तोड़ना था, उस वक्त एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई थी। आपने देखा सरकार को फंडिंग रुक गई, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि तोड़ो यात्रा थी, एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई। क्यों? उद्देश्य केवल एक था। जो भारत की दलाली करते हैं राहुल गांधी, उनको मजबूत किया जाए, चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रधानमंत्री जी के ऊपर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, उनका बाल भी बांका, कोई गद्दार क्या करेगा। और इसीलिए हमने देखा कि अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। तो ये कुछ बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, हर बिंदु बेहद ही महत्वपूर्ण है। बड़े सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से, और
इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे यकीन है कि ये बात गद्दार राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। इसका वो उत्तर दें या नहीं दें। धन्यवाद। आप लोगों के सवाल आमंत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर कई बड़े आरोप। जिस तरह से ये बात सामने आई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और सत्ता परिवर्तन के लिए यूएसएड की फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। करीब $21 मिलियन की फंडिंग की गई है और ये खुलासा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इस बात को रखा सामने और उन्होंने हवाला दिया कि अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग DOGE ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें यूएसएड की फंडिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत आई है। इस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, गौरव भाटिया ने कई बड़े तथ्य रखे हैं। उन्होंने जिस तरह से डॉज का हवाला भी दिया है, तो इस पूरी एक तरह से इस खुलासे में और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है इस फंडिंग लेने के सिलसिले में, साथ ही पूछा है कि इस फंडिंग का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के साथ क्या संबंध है। इन तमाम सवालों को उठाया एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने। जी देखिए ऋतु, दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहला तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने को लेकर ऐसा लगता है कि मोदी को हटाने को लेकर एक प्रयास हुआ था। और हम जानते हैं कि अमेरिकी विभाग ने जो $21 मिलियन की जो फंडिंग हुई थी, उसके बाद अब ये उसका पूरा एक विवरण जारी किया, केवल भारत ही नहीं, तमाम देशों, बांग्लादेश और तमाम देशों को लेकर, और वो पूरी फंडिंग अब आगे के लिए निरस्त कर दी गई। तो ये सवाल आता है कि जब अमेरिका में खुद राष्ट्रपति और अमेरिकी विभाग ये कह रहा है, उसको भारत में कुछ लोग नकारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उनका क्या कनेक्शन है? एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एक MOU साइन करती है और उससे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग उसको होती है। तो इस कनेक्शन को उस रिपोर्ट में नहीं रखा जाता, उन तथ्यों को किनारे कर दिया जाता है। तो बीजेपी का कहना है कि एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो इस बात के लिए काम करता है कि राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं उनको सही साबित किया जाए, और अमेरिका तक जो बात कह रहा है उसको यहाँ गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। तो एक कनेक्शन है, एक जिनको विदेशी ताकतें फंड करती हैं, जो वो ताकतें जो भारत के विरोध में काम करती रही। और राहुल गांधी ने समय समय पर जो वक्तव्य दिए, या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, चाहे वो सैम पित्रोदा हो या मणिशंकर अय्यर हो या राहुल गांधी, उन्होंने समय समय पर किस तरह के बयान दिए हैं, कैसे वो विदेश के जो ऐसी ताकतें हैं जो भारत विरोधी रही हैं उनके साथ खड़े रहे हैं, उसका एक पूरा हवाला दिया है कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत सरकार को जो फंडिंग है वो घट जाती है, और तमाम NGO जिन पर ये आरोप है कि उस फंड का वो गलत इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में, उनकी फंडिंग बढ़ जाती है। इससे पहले कुछ ऐसे फोटो जिसमें जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बनाते हैं उनके साथ राहुल गांधी खड़े नजर आते हैं। तो राहुल गांधी को सीधे तौर पर गद्दार कहा गया है। ये बहुत बड़ा आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने ये आरोप लगाया। जी शैलेंद्र, गौरव भाटिया ने बहुत साफ कहा है कि कांग्रेस किस तरह से भारत की संप्रभुता के साथ समझौता कर रही है। कई मोर्चों पर जब जब विदेश यात्रा पर राहुल गांधी गए हैं तो उन्होंने भारत के भीतर नीतियों को लेकर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को, 10 साल की मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। लेकिन क्या ये लगता है कि एक और बड़ा गंभीर आरोप है कि 2024 के अगर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उसमें भी किसी विदेशी ताकतों का अगर सहारा लिया गया है, तो किस तरह से देश की संप्रभुता पर एक बड़ा हमला था जो कि बचा है, लेकिन एक मंशा दिखाई देती है देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी अगर सत्ता में रहने वाली और मौजूदा तौर पर विपक्षी पार्टी है, अगर वो इस तरह की कोशिश करती है। तो देखिए राहुल गांधी, आप याद कीजिए कि जब विदेश दौरे पर गए थे उन्होंने कहा क्या था कि भारत में मौजूदा सरकार को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सहयोग की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? यही बीजेपी कहती रही कि देखिए राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं वो इस तरह के लोगों के साथ खड़े होते हैं जो भारत विरोध की खुला बात करते हैं। तो फिर आप पर यह आरोप लगता है। हमने देखा था कि हाल ही में संसद के अंदर भी उन्होंने चीन की इतनी तारीफ की कि उस पर सवाल उठ गया और फाई भी आई। तो भारत से जुड़े तमाम मामलों में आखिर किस तरह से राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है, उनके जो बयान रहे, उसके जो लिंक रहे, चाहे सैम पित्रोदा
हो या मणिशंकर अय्यर के बयान हो, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को विदेश दौरे में हम देखते हैं कि संयुक्त गाइड करते हैं, उनका एक बयान चर्चा में था। तो अब बीजेपी पूरी लिंक सामने रख रही है कि जब भी कोई भारत के विरोध में रिपोर्ट छपती है, कांग्रेस उस पर सबसे पहले सामने आ जाती है, सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। जब भी कोई भारत के पक्ष में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की में भारत आगे बढ़ रहा हो, उसके पक्ष में कोई रिपोर्ट छपती है, तब खंडन के लिए फिर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है। और हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने जिस तरह से एक रिपोर्ट छापी है जो अमेरिका के ही दावे को खंडन करता हुआ नजर आता है, तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई एक लिंक है जो भारत विरोधी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर। और आप देखें, जिस समय ये एक साझा सहमत पत्र दस्तखत हुआ था ऐसी एजेंसी के साथ जिस पर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने का आरोप था, आप भारत में टर्नआउट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आपका उसमें क्या उद्देश्य है? भारत के चुनावी प्रक्रिया को तो सीधे प्रभावित करने की कोशिश है। उसमें फेक फंडिंग होती है। वो संस्था, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, वो भारत में एक एमओयू साइन करती है। फिर ये सब एक पूरा लिंक सामने रखते हुए बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि इसका जवाब आखिर क्यों नहीं आता राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से। और जब जब कोई भारत विरोधी चेहरा सामने आता है, कहीं ना कहीं वो कोई लिंक सामने आता है कि वो राहुल गांधी से मिलता है या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से मिलता है, तो ये सब क्या है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। और अब हमने देखा है कि अब तो खुद ट्रंप ने इस बात को कहा है कि भारत में उस वक्त की जो अमेरिका की सरकार थी, उसने भारत की जो मौजूदा सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही थी दूसरे टर्म में, उसको हटाने की एक साजिश की गई। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी विभाग ने ही कहा कि $21 मिलियन मदद दी गई, जिससे अमेरिका के जरिए उस वक्त मदद दी गई थी कि भारत में चुनाव को प्रभावित किया जाए, यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए। तो ये सारे लिंक मिलते हैं जिससे सवाल बनते हैं राहुल गांधी से। बीजेपी वही सवाल पूछ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद भले ही भारत में सियासत गर्म हो गई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस भी कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस जहां इस पूरी रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि ये पूरा मामला सिर्फ दो राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला नहीं है, इस पर चुनाव आयोग पे भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव आयोग पर सवाल है तो ये जब का मामला उस वक्त सरकार किसकी थी, और सवाल ये है कि जब ये कहा गया कि एक एमओयू साइन करने की बात थी, बाद में कहा गया कि कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एमओयू था, तो सवालों का जवाब तो ये देना होगा जब आप कोई आरोप लगाते हैं कि आखिर आपके वो स्रोत क्या थे। उस वक्त आप जो सवाल उठाते थे वो वही आरोप थे जो विदेश की तमाम वो ताकतें लगा रही थी, जो भारत के विरोध में काम करती थी, और उनका खुला एजेंडा था। वो सीधे तौर पर कहती थी कि भारत में की स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो आप उनके साथ अगर खड़े नजर आते हैं तो फिर आपको तो सफाई देनी होगी, आपको उन तथ्यों को बताना होगा कि आपके पास वो क्या प्रामाणिक आधार है कि आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चूंकि नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी के पास है, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा पद होता है जिससे गंभीरता की उम्मीद की जाती है। और आप अगर विदेश धरती पर जाकर सीधे तौर पर भारत के विरोध की बात करते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इसीलिए बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से कैसे कब फंडिंग हुई, उस वक्त कार्यकाल क्या था, कैसे उस फंड से भारत में प्रभावित करने की कोशिश की गई चुनाव प्रक्रिया को, उन सब तथ्यों को सामने रखते हुए सवाल पूछा है। और जो लिंक रहा है कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का तमाम भारत विरोधी ताकतों या शख्सियतों के साथ उसका भी पूरा विवरण सामने रखा है कि ये दिखाता है कि राहुल गांधी भारत के विरोध में काम करते रहे। ये बीजेपी का आरोप है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया गया। शैलेंद्र, अमेरिका का ये बड़ा खुलासा है कि यूएसएड की फंडिंग किस तरह से आई है 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन के लिए। क्या ये वापस ले जाती है उस दौरान जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था, जब सैम पिट्रोडा ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें संपत्ति का बंटवारा था, जातिगत जनगणना, कई ऐसे बयान अगर आज उन्हें जोड़ के देखा जाए तो क्या लगता है कि एक बड़ी आबादी भारत की जो मतदान करती है उसको किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी? तो क्या आधार इसे माना जाए भूमिका गढ़ी जा रही थी और कोशिश की जा रही थी? देखिए, फिलहाल आरोप तो यही है और तथ्य भी इसी तरफ इशारा करता है कि आप विदेश में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे भारत के अंदर का जो वातावरण है उसको प्रभावित करे, यहाँ जो माहौल है वो प्रभावित हो। और भारत के अंदर रहकर एक राजनीतिक दल के तौर पर आप सत्ता में काबिज दल को हटाने की कोशिश करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके
भारत विरोधी ताकतों के साथ है, आपका एमओयू भारत विरोधी ताकतों के बिल्कुल, साथ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यही मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाएं और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करें। लेकिन ये जो बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर लगाया है कि किस तरह से 24 के चुनावों को प्रभावित करने की एक पूरी सोची समझी कोशिश, और जिसमें विदेशी ताकतों से फंडिंग ली गई है। यूएसएड की $21 मिलियन की फंडिंग हुई है। अनंत विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत विजय जी, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरह से खुलासा किया है, इसके पीछे पूरा आधार है, एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई है। रितु जी देखिए, मैं तो काफी पहले से कह रहा हूं, मैं तो चुनाव के समय से ही कह रहा हूं और मैंने कई इस पर लेख भी लिखे हैं कि यूएस अब खुल के आया है। मैं तो डीप स्टेट के बारे में बहुत लंबे समय से मैं तो कन्विंस हूं। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसकी मतलब एक तरह से कहें कि कंफर्मेशन कर दिया उन्होंने। और जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आज समाचार पत्रों में हमें के माध्यम से हमारे पास क्षण क्षण के सूचना आ रही है, उससे तो यह स्पष्ट हो गया ना कि 2 करोड़ से अधिक डॉलर भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां भेजे गए थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। लोग लाख इसके बारे में फैक्ट चेक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश भेजे की फंडिंग की गई थी। अरे ये तो स्पष्ट हो गया ना कि जो बिडेन के शासन काल में दूसरे देशों में, और रितु जी ये अभी से नहीं चल रहा है, ये अमेरिका, ये आप याद करिए अरब स्प्रिंग के नाम से जो ट्यूनीशिया में हुआ था, जब एक ठेले वाले का वो किया था। और ये लोग, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई बहुत शानदार तरीके से चलता है। ये क्या करते हैं कि ये डेमोक्रेसी के नाम पर, मीडिया के नाम पर और तमाम तरह की रैंकिंग करके संबंधित देश को पहले ये दबाव में लेते हैं कि आपके यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है। और अभी जो बीजेपी आरोप लगा रही है, इसको अगर राहुल गांधी के विदेश में दिए उस बयान से जोड़ा जाए, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने विदेश में कहा था ना कि डेमोक्रेसी के नाम पर जो देश बहुत ध्वजवाहक हैं, वो देश इस वक्त क्या कर रहे हैं जब हम भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और एक बड़ी अजीब सी बात, कल एक और रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया कि 2022 में जो राहुल गांधी की पद यात्रा हुई थी, उस समय का भी एक मामला आ रहा है। तो इस बात को मुझे लगता है कि भारत सरकार को, बीजेपी भले आरोप लगा रही है, लेकिन भारत सरकार को इस बारे में एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि अमेरिका की फंडिंग किन किन संस्थाओं को हुई और उन संस्थाओं ने किस कार्य के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो पैसे आए हैं। मुझे लगता है रितु जी कि इसके बारे में भारत सरकार को एक स्पष्ट श्वेत पत्र जारी कर इस देश की जनता को यह बताना चाहिए कि उनका जो पैसा अमेरिका से आया था वो किन संस्थाओं को मिला, किन व्यक्तियों को मिला और किन मीडिया हाउसेस को मिला। अनंत विजय जी, ये पूरी सोची समझी अगर एक पूरी रणनीति दिखाई देती है, क्योंकि जो रिपोर्ट कहती है वो ये बताती है कि यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन की फंडिंग की। वीना रेड्डी को 2021 में यूएसएड के भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में भारत भेजा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वह अमेरिका लौट गई हैं। ये भी इसमें बताया जा रहा है कि एजेंसियों उनसे कुछ सवाल ना पूछ पाए। इसको ध्यान में रखते हुए ये पैसा मतदान अभियानों में लगाने के लिए किसे दिया गया, ये सब सवालों के जवाब न पूछे जा सके, इसलिए संपन्न होने के बाद चुनाव वो अमेरिका वापस चली गई हैं। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं, कांग्रेस घेरे में है, क्योंकि इसके लिए हमें पिछले 6 से 8-10 महीने का वो पूरे तमाम वक्तव्यों को देखने की जरूरत है। अनंत विजय जी, चुनाव के दौरान जिस तरह से सैम पिट्रोडा जो बयान दे रहे थे, क्या वो लगता है कि एक अफरा तफरी पैदा करने के लिए मतदाताओं के बीच में उस बयान को देखा गया था, जब संपत्ति के बंटवारे का बयान सामने आया था, जाति जनगणना को लेकर तमाम ऐसे बयान सामने आए, बिल्कुल, जो कि भारतीय समाज से नहीं जुड़ा हुआ था। अगर संपत्ति बंटवारे का हम बयान को अगर सैम पिट्रोडा के देखें तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं रितु जी। मेरे पास एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें इनविजिबल हैंड्स इन इंडियन इलेक्शन करके ये रिपोर्ट अगर आपके दर्शकों को मैं दिखा सकूं, इसमें पूरे विस्तार से ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में जातिगत जनगणना को लेकर एक माहौल बनाने के लिए न कुछ संस्थाओं को, बल्कि कुछ जो तथाकथित पत्रकार खुद को कहते हैं और जो विदेशी फंड के आधार पर चलते हैं, उन लोगों ने भी कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया। और कल मुझे लगता है कि आईएएनएस ने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जो एजेंसी है, उसके आधार पर भी ये बताया गया है कि किस प्रकार
से भारत में, मैं आपको एक इनकी फंडिंग का जो मकड़जाल है वो भी इसमें बहुत विस्तार से दिखाया गया कि किस प्रकार टॉप पर देखिए जॉर्ज सोरोस हैं, जॉर्ज सोरोस के बाद IFES, IRI, NDI, ये सारी चीजें किस प्रकार से फंडिंग कहां से क्या गया, ये रूट बताया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई रिपोर्ट सामने आई है तो जो तथाकथित राजनीतिक दल के लोग हैं, जो विदेश की किसी रिपोर्ट पर, विदेश की किसी अदालत में चलने वाले किसी मुकदमे के आधार पर भारतीय उद्योगपतियों से लेकर भारत के लोगों पर सवाल खड़े करते हैं, वो अब स्वयं कटघरे में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि उन सब लोगों को भी जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि और ये अनायास नहीं है कि 240 सीटों पर नरेंद्र मोदी सिमट गए और विदेशी शक्तियां चुनाव को प्रभावित करती हैं। ये तो कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने देश का उदाहरण देके बताया कि किस प्रकार से रूस ने अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां फंड भेजे थे। बांग्लादेश आप सबके सामने, बांग्लादेश का तो पूरा जो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी स्पष्ट है कि कैसे वहां से पैसे आए, कैसे वहां बांग्लादेशी स्प्रिंग किया गया और किस प्रकार से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के लिए छात्रों के संगठन को अमेरिका द्वारा पैसे दिए गए। तो ये तो स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। सवाल यही है कि भारत के जो लोगों ने पैसे लिए हैं अमेरिका से चुनाव को प्रभावित करने के लिए और माहौल बनाने के लिए, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें हमारे वोटर को प्रभावित करने के लिए संबल का उपयोग होता है। भारत की संप्रभुता के साथ गद्दारी का बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। ये पूरा मामला सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक ताकत पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है, संप्रभुता को लेकर समझौता माना जा रहा है। इनके तथ्यों पर जाना बेहद जरूरी है कि किस तरह से USAID की फंडिंग भारत के चुनाव में एक सत्ता परिवर्तन के लिए इस्तेमाल की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी आपका, शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का MSME मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM विश्वकर्मा, PMEGP जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि, रमजान और होली जैसे त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। न्यूज़ पंच देखिए कृतिका के साथ। नमस्कार।